प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे चीन के मंत्री लियू जियानचाओ ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जमकर फटकार लगाई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू ने पाकिस्तानी नेताओं से साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अगर अपनी सुरक्षा की स्थिति को नहीं सुधारता तो वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सख्त हो जाए। इस पर पाकिस्तान की राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अमेरिका में रहने वाले पाक मूल के कारोबारी साजिद तरार से बात की। साजिद तरार ने इस पर कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है उसमें यही होना है। चीन के मंत्री ने इस्लामाबाद में जो किया है वो पाकिस्तान के मुंह पर थप्पड़ की तरह है। साजिद तरार ने कहा कि चीन की भारत से लड़ाई है, लेकिन भारत से उसका ट्रेड चल रहा है, उनकी कार्गो फ्लाइटें चल रही हैं। वहीं पाकिस्तान दोस्त होकर भी जलील हो रहा है। भारत कपड़ों में आग नहीं लगाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कपड़े फूंक लिए हैं। भारत को चीन से फ़ायदा है तो वो व्यापार चल रहा है, जिससे फ़ायदा उससे तेल खरीद रहा है। भारत जो कर सकता है वो पाकिस्तान से नहीं होगा। साजिद तरार ने आगे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में भीड़ ने इस निंदा के एक आरोपी को जलाकर मार डाला। इंसान को जलाती भीड़ की वीडियो दुनिया भर में वायरल है। इससे पहले एक श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही हुआ था। ऐसी वीडियो दिखाकर आप लोगों को निवेश और टूरिज्म के लिए बुलाओगे तो कौन आएगा। दूसरे देश की बात छोड़िए, पंजाब का इंसान स्वात नहीं जाएगा। ऐसे में अगर चीनी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को स्थिरता की जरूरत है तो गलत नहीं कहा है। ये बात तो पाकिस्तान के नेता भी जानते हैं कि स्थिरता के बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तरार ने आगे कहा कि पाकिस्तान को चलाने वाले ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। पाकिस्तान के राजनेता रेलवे की ज़मीन पर कब्जे को, बिजली चोरी को अपना हक समझते हैं। पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में बेईमानी करके दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी बना डाली। दुबई में पाकिस्तानी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए घूम रहे हैं, लंदन में बंगले खरीदे हैं, पाकिस्तान में लूट मचा कर बाहर जा रहे हैं। ऐसे राजनेता जहाँ हो वहाँ तरक्की कैसे हो सकती है। ये हम बात करें अमेरिकी सांसदों की। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह तिब्बती नेता दलाई लामा से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का दौरा किया था। आपसी हितों के एक सुनियोजित सम्मेलन में अमेरिकी सांसद, निर्वासित तिब्बती नेता और भारतीय चीन को एक संदेश भेजने के लिए एक साथ आए। इसका सीधा संदेश चीन को गया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल द्वारा तिब्बत को निर्वासित सरकार के साथ अपनी बातचीत शुरू करने के तुरंत बाद ही भारत में चीन के दूतावास ने अमेरिका को गलत संकेत न भेजने की चेतावनी दी है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दलाई लामा 1959 में अपने बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ भारत आए थे। चीन की सेना ने 1949 से 50 में तिब्बत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा के आगमन के बाद से ही चीन ने उसकी उपस्थिति की निंदा की है। लगातार उनके और उनके साथी निर्वासितों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को कमजोर करने की कोशिश की है। धर्मशाला में कार्यक्रमों के बाद मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। इससे साफ हो गया कि इस यात्रा को भारत सरकार का समर्थन है। भारत और अमेरिका की ओर से चीन को दिए गए संदेश यही है कि अगर आप हमारी संवेदनाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो हम भी आपकी संवेदनाओं का सम्मान नहीं करेंगे। ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि 2020 से चल रहा है। 4 साल पहले चीन ने लद्दाख में टकराव के बाद द्विपक्षीय रिश्ते को 1962 की तरह सबसे निचले स्तर पर ला दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में चीन मामलों के जानकार तेज प्रताप सिंह का कहना है कि भारत चीन संबंधों में शुरू से ही आपसी सम्मान की कमी रही है। 1954 में भारत और चीन ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। चीन ने फिर भी 1962 में भारत पर हमला किया। इसके बाद भारत ने 1976 में राजदूत स्तर के संबंधों को बहाल करके एक तरफा रूप से रिश्ते को पुनर्जीवित किया और फिर राजीव गांधी ने 1988 में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वन चाइना पॉलिसी की स्वीकृति को औपचारिक रूप दिया। इन सभी वर्षों में भारत की तमाम रियायतों के बावजूद चीन ने कभी भी कोई पारस्परिकता की पेशकश नहीं की। चीन ने न तो सीमा तय की और न ही ऐतिहासिक समझौतों को माना। इसके बजाय इसने सिक्किम में एक नया मोर्चा खोला और कश्मीर मुद्दे पर भी हमेशा भारत की मुखालफत की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत तिब्बत कार्ड खेल रहा है। चीनी अध्ययन फेलो और तक्षशिला संस्थान में इंडो पैसिफिक अध्ययन कार्यक्रम के अध्यक्ष केवल रमानी कहते हैं कि भारत अकेले कार्ड नहीं खेल रहा है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। भले ही तिब्बत में अमेरिकी दिलचस्पी अचानक दिख सकती है। अमेरिकी विदेश नीति पर संदेह करने वाले भारत अमेरिका के तालमेल से घबरा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नया नहीं है। 1950 के दशक से अमेरिका और भारत तिब्बत के मुद्दे पर उलझे हुए हैं। शुरू में अमेरिका ने तिब्बत प्रश्न पर एकजुट प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को शामिल करने का प्रयास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में ने बीजिंग के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ तिब्बती गुरिल्लाओं का भी समर्थन किया और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भी भारत को SFF में तिब्बतियों को शामिल करने में मदद की और सैन्य रूप से भारत का समर्थन किया। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका ने क्षेत्र के लिए वास्तविक स्वायत्तता के संबंध पर तिब्बत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका में चीन के साथ अस्तित्व संबंधी टकराव की भी संभावना है। केवल रमानी कहते हैं कि इससे चीन पर भारत अमेरिका के बीच तालमेल बढ़ रहा है और तिब्बत के संबंध में
कदम बढ़ते और आक्रामक चीन की बड़ी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। भले ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से तिब्बत कार्ड खेल रहे हों, कुछ आलोचक ऐसे कार्ड की उपयोगिता यहाँ तक कि अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। पूर्व भारतीय राजनयिक फुनचोक स्टोपदान ने तर्क दिया कि तिब्बत कार्ड कभी नहीं रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों एक चीन नीति को स्वीकार करते हैं। तिब्बत ने स्वयं चीनी संप्रभुता स्वीकार कर ली है और दलाई लामा भी चीन के साथ एक समझौता करने के लिए उत्सुक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की योजना मंत्री की। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने स्वात शहर में कुरान की कथित बेअदबी के आरोप में भीड़ द्वारा व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर भीड़ के न्याय को सही ठहराने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN पार्टी के नेता इकबाल ने नेशनल असेंबली में बजट पर चर्चा के दौरान कहा भीड़ द्वारा न्याय की इस घटना का कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की बर्बादी के कगार पर ला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात शहर में कुरान की कथित बेअदबी के लिए गुस्साई भीड़ ने गुरुवार रात को एक पर्यटक की मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसे घसीटते पूरे शहर में घुमाया गया। बाद में उसे सरेआम फांसी पर लटकाया गया। पंजाब प्रांत के सियालकोट निवासी मोहम्मद इस्माइल 40 वर्षीय स्वात शहर घूमने आया था। इस पर स्वात जिले के मध्यान तहसील में कुरान के पन्ने जलाने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उप सभापति गुलाम मुस्तफ़ा शाह उन्हें रोकते रहे, लेकिन इकबाल ने कहा स्वात में एक और मॉब लिंचिंग हुई है, पाकिस्तान इसके लिए जांच के दायरे में है। PMLN के महासचिव इकबाल ने आगे कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इकबाल ने सियालकोट, जंगरावाला और सरगोदा की हुई घटनाओं का भी जिक्र किया, जहां बेअदबी के लिए आरोपियों की भीड़ ने मार डाला। मंत्री ने 2018 की घटना को भी याद किया, जब कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक ने उन्हें गोली मारी दी थी। इकबाल ने कहा कि वह इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्हें नया जीवन मिला। उन्होंने कहा कि हमें इस घटना पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश बर्बादी के कगार पर है। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम भीड़ की हिंसा और सड़क पर न्याय को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के संविधान और कानून खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार विधर्मियों के शवों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। इकबाल ने कहा भीड़ ने न केवल लोगों को मार रही है, बल्कि वे शवों को आग लगा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। ये शर्मनाक है। इकबाल ने यह भी मांग की कि भीड़ के मामलों की इन घटनाओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में विधर्मियों के शवों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सुझाव दिया कि जो विदेशी छात्र अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई करते हैं उन्हें अपने आप अमेरिका में रहने और काम करने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के बेहतरीन दिमाग वाले लोगों को यहाँ रुकने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं उनके पास कोई अच्छी योजना है जिससे देश को फ़ायदा हो सकता है तो उन्हें यहाँ रोकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा वादा। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान कई उद्यम पूंजीदाताओं के साथ बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि हम कैसे दुनिया भर के बेहतरीन दिमाग को अमेरिका ला सकते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर आप विदेशी छात्र किसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं तो आपको अपने आप ही इस देश में रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। इसमें जूनियर कॉलेज भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि मैं कई ऐसी कहानियाँ जानता हूँ जहाँ लोगों ने हमारे देश के शीर्ष कॉलेजों से स्नातक की डिग्री ली। वो हमारे देश में रहने के इच्छुक थे, उनके पास बेहतरीन बिजनेस आइडिया थे, लेकिन वे यहाँ रह नहीं सके। अगर कोई यहाँ से पढ़ाई करता है लेकिन वह किसी कंपनी के साथ सिर्फ इसलिए डील नहीं कर सकता क्योंकि वह यहाँ रहने के सक्षम नहीं है, तो ये उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन से ख़त्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो वादा कर रहे हैं अगर वह उसे पूरा करते हैं तो यकीनन इस फैसले का भारतीयों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका में हर साल लाखों की तादाद में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। उल्लेखनीय कि ट्रंप जहाँ एक तरफ अमेरिका से स्नातक करने वालों को अमेरिका की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का अप्रवासियों के खिलाफ रवैया सख्त रहा है। वह अवैध प्रवासन के मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहे हैं और मौजूदा बाइडेन सरकार पर अवैध प्रवासियों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप जन्म से ही नागरिकता देने के नियम को भी ख़त्म करने की बात कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति चुने गए तो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।